नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आज तो सब कुछ सही लग रहा है। देखिए, पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी। इसकी क्लास नहीं हो पाने के पीछे का जो कारण था वो यही था कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। लेकिन आप लोग विश्वास रखिए, हमने और आपने दोनों ने प्रतिज्ञा की है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर्स की एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो जो आपका छूट गया 2 दिनों में, जो 10-15 न्यूज छूट गए, वो मैं वीकली जो करंट अफेयर्स होगा उसमें मैं कवर करा दूंगा। तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, हम पर विश्वास करना है। और 2 दिनों में जिस कारण से भी क्लास नहीं हो पाई उसके लिए मुझे क्षमा भी कर देना है। कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोगों ने मुझे माफ किया कि नहीं। चलिए, इसका पीडीएफ जो है वो सफल बैच में मिलेगा। मेरा नाम वरुण है, आप लोग जानते भी हैं। हालांकि नाम का स्पेलिंग बी से शुरू होता है, वरुण, लेकिन है वरुण। ठीक है। अब क्या किया जाए, नाम रखा गया बी से। अब आज हम 7 जनवरी 2023 के जो भी प्रमुख न्यूज हैं विभिन्न अखबारों से, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदू हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, लेकिन ज्यादातर हम हिंदू को कवर करते हैं क्योंकि हिंदू माना जाता है कि यूपीएससी के लिए एक तरह से रामबाण है, तो हम लोग कवर कर लेते हैं। लेकिन अन्य जो न्यूज़पेपर्स की भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको भी हम कवर करने का प्रयास करते हैं। दिन शनिवार, आप सभी का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहला न्यूज है, फर्स्ट पेज में आपको दिखेगा, सेम सेक्स मैरिज को लेकर। तो समलैंगिक विवाह की वैधता पर सवाल है, क्या होगा इसका उत्तर, इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या विभिन्न देशों में इसको अलाउ किया गया है या भारत ऐसा पहला देश होगा जो इसको अलाउ करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 2 हिंदू अखबार के पहले पेज में यह न्यूज है। दूसरा, कुकी चिन्ह शरणार्थी मुद्दा, यह भी हिंदू अखबार के पहले पेज में है। कुकी चिन्ह कौन है, क्या है इनका शरणार्थी मुद्दा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय कानून में संकट, इंटरनेशनल लॉ में कुछ संकट है, क्राइसिस है, क्या है यह। अब देखिए, यह एडिटोरियल है, एडिटोरियल पेज में आपको द हिंदू का मिलेगा, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ क्रक्स यानी कुछ मेन पॉइंट्स को हम निकालेंगे, जिसको हम कहीं ना कहीं उत्तर में, मुख्य परीक्षा में, आईआर खंड हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, डब्ल्यूटीओ की बात हो रही हो, डब्ल्यूएचओ की बात हो रही हो, वहां पर हम इनके पॉइंट्स को वहां डाल सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही हो। चौथा जो न्यूज है, राजनीतिक दल कंपनियों की तरह नहीं होते, मींस पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट लाइक अ कंपनीज। यह भी जो है एडिटोरियल में, इसके जस्ट नीचे का ही एडिटोरियल ये भी है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, थोड़ा सा बोल बच्चन टाइप है, लेकिन इसमें से भी जो जरूरी बातें हैं उसको हम आपके लिए निकालेंगे, और दोनों जीएस पेपर 2 में काफी इंपॉर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद भी जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स खंड में आता है, और इसको लेकर पहले पेज में ही छोटा सा एक जो है वो नोट दिया हुआ है कि एनएसओ ने कुछ एडवांस एस्टिमेट बताए हैं जीडीपी को लेकर। तो हम यहाँ जीडीपी और एनएसओ इसके बारे में पढ़ेंगे। एस्टिमेट क्या किया ये तो होता रहता है, लेकिन हम एनएसओ और जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्राम रक्षा समिति, यह भी एडिटोरियल का है। तो ये 3 एडिटोरियल के हैं और यह 3 जो है वो पेज नंबर 1 के हैं। ये जो ग्राम रक्षा समिति है, विलेज डिफेंस कमेटी, ये अलग से नहीं एडिटोरियल में लिखा हुआ, लेकिन आप देखिएगा अनहैप्पी न्यू ईयर करके एक एडिटोरियल है, उसमें ग्राम रक्षा समिति के बारे में कुछ बातें हैं। क्या है यह मामला, पूरा समझेंगे जब हम इस न्यूज पर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम जीएस पेपर 3 में इसको डाल सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन में इसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर सबसे पहला न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की वैधता पर जितनी भी याचिकाएं थी विभिन्न हाई कोर्ट्स में, जैसे दिल्ली में, केरला में, गुजरात में, विभिन्न हाई कोर्ट से सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। यह देखिए हिंदू अखबार में यही चीज आपको दिख रही है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई केंद्र सरकार 15 फरवरी से पहले अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी हमें बता दे, 15 फरवरी या उसके पहले। इसी प्रकार का न्यूज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में भी दिख रहा है। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या विश्व के कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया हुआ है? यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया है, इस पर निर्णय देगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मान लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछ दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, यूपीएससी ने यह पूछ दिया कि क्या यह पहली दफा हो रहा है कि भारत ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है? तो नहीं। एक ह्यूमन राइट कैंपेन है जो कि एक यूएस बेस्ड एलजीबीटी का एडवोकेसी ग्रुप है, जो एलजीबीटी के लिए कार्य करता है, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर है उनके लिए कार्य करता है। तो उसके हिसाब से 32 कंट्री जो है विश्व के लगभग अराउंड, ओनली 32 कंट्रीज में ये सेम सेक्स मैरिज जो है अलाउ है।
और कोर्ट के ऑर्डर की बात करें गे मैरिज को लेकर, तो गे मैरिज जो है वह लगभग 10 कंट्रीज में कोर्ट के ऑर्डर से अलाउ किया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम ये बात कर रहे हैं हमको याद आना चाहिए आईपीसी की धारा 377। ठीक है, देखिएगा तो आईपीसी की धारा जो 377 है वह किसकी देन है भाई? अंग्रेजों की देन है। 1861 में अंग्रेज इसको लेकर आए थे और इसमें यह बात थी कि दो समान जेंडर वाले जो लोग होंगे वह समलैंगिक संबंध नहीं स्थापित कर सकते, वह दो लोगों के बीच संबंध स्थापित होने की इजाजत इस धारा के अंतर्गत नहीं थी। समझ गए बात? यानी दो समान जेंडर वाले लोग के मध्य संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी आईपीसी की जो ये धारा 377 है उसके अंतर्गत। लेकिन 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया और इस प्रावधान को जो आईपीसी की धारा 377 में थी इस प्रावधान को हटा दिया कि दो समान लोग संबंध नहीं बना सकते, मतलब दो समान जेंडर वाले लोग संबंध नहीं बना सकते। कहने का मतलब है सीधा सीधी अगर एक लाइन में बोले तो होमोसेक्सुअलिटी जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस था उसको हटा दिया और उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, और यह एक ऐतिहासिक फैसला था जो भी समलैंगिक संबंध बनाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यह आपने सुना भी होगा 2018 में, लेकिन इसको लेकर कुछ बातें हैं कि इसको लेकर कुछ जजमेंट्स थे, उस जजमेंट पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या जजमेंट थे? देखिए सबसे पहला जो आपको दिख रहा है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आईपीसी की जो धारा 377 है वो क्या है, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बार कोर्ट ने यह कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो धारा 377 है वह असंवैधानिक है। इसका मतलब है कि धारा 377 के अंतर्गत जो प्रावधान है कि दो समान जेंडर वाले लोग संबंध नहीं बना सकते वह संविधान के अनुरूप नहीं है। ठीक है, उसके बाद सुरेश कुमार कौशल का केस आया 2013 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जो निर्णय थे उसको पलट दिया और कहा कि अब फिर से होमोसेक्सुअलिटी क्या हो गया, एक ऑफेंस हो गया, एक अपराध बन गया, जिसको यहां पर डीक्रिमिनलाइज किया गया था उसको फिर से यहां पर अपराध बना दिया गया। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आपने सुना होगा कि इसमें आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी की बात थी, निजता के अधिकार की बात थी, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 जिसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत निजता का अधिकार आता है, और निजता के अधिकार के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, जो शारीरिक स्वतंत्रता है, आपका संबंध बनाने की स्वतंत्रता है, वह शामिल है। इसका मतलब है कि यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम अप्रत्यक्ष शब्दों में कहें मतलब इनडायरेक्टली कहें, तो जो आईपीसी का जो 377 है धारा उसको यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कह दिया और कह दिया कि जो बॉडीली ऑटोनॉमी है वह राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, इसीलिए क्या है, एक मूल अधिकार है। फिर फाइनली नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में फिर से होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और कहा गया कि आर्टिकल 24 जो इक्वालिटी ऑफ लॉ है उसके अनुरूप नहीं है। मतलब जो आईपीसी की धारा 377 है वह आर्टिकल 14 को क्या करती है, 14 के साथ सहमत नहीं होती। मतलब आर्टिकल 14 कहता है भाई इक्वलिटी ऑफ लॉ है, तो इक्वलिटी ऑफ लॉ है तो इन एलजीबीटी समुदाय लोगों के लिए भी तो इक्वलिटी ऑफ लॉ है, जो विधि की समता है वह तो इनके लिए भी है ना, चलिए वह तो इनके लिए भी है बिल्कुल। तो आर्टिकल 14 का जो है हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से होमोसेक्सुअलिटी को क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 है, इसके अंतर्गत जो कोर्ट है उन्होंने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर कह दिया गया और उनको फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए और साथ ही साथ रिजर्वेशन दे दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब में ट्रांसजेंडर्स को।
तो यह कुछ ऐतिहासिक फैसला है जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 2018 वाला जो ये फैसला था जिसके अंतर्गत होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं कुकी चिन्ह शरणार्थी मुद्दा। अब यहां पर आपका सवाल ये पहले सबसे पहले होता होगा कि भाई ये कुकी चिन्ह कौन है, सबसे पहले तो मन में यही आता है। तो देखिए, ये देखिए आगे तो इन शरणार्थियों को आप देख लीजिए। देखिए ये तो न्यूज है जो आपको सबसे पहले पेज में ही दिखेगा हिंदू अखबार में। ठीक, अब इस न्यूज में क्या बातें हैं, इस बातों को समझने से पहले हम क्या समझते हैं, यहां पर देखिए कुकी चिन्ह रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। इसका मतलब है ये बांग्लादेश से आ रहे हैं। कहां? तो भारत के मिजोरम में आ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि मिजो लोगों के साथ इनका जो है वो संबंध है। मतलब होता है ना कि दो ट्राइब्स के बीच में आपस में संबंध होता है, तो मिजो लोगों के साथ ये जुड़े हुए हैं और इसीलिए कुकी चिन्ह रिफ्यूजीज जो है वो बांग्लादेश से मिजोरम आ रहा है, मतलब इंडिया आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर जो शरणार्थी समस्या है, आपने रोहिंग्या के बारे में सुना होगा, तो शरणार्थी समस्या फिर से उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सबसे पहले हम शरणार्थी समस्या में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझते हैं कुकी चिन्ह को लेकर। तो देखिए कुकी चिन्ह जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के माने जाते हैं, और माने जाते हैं कि ये जो है वो बांग्लादेश के, जो यहां पर आपको दिख रहा है, देखिए कुकी होमलैंड है यहीं पर दिख रहा है, तो बांग्लादेश के चितगांग हिल वाला जो एरिया है उधर ये रहते हैं। और क्या हुआ कि बांग्लादेशी आर्मी और इनके बीच संघर्ष हुआ, और इनके बीच संघर्ष होने के बाद बांग्लादेशी आर्मी ने मतलब आप समझ ही सकते हैं कि आर्मी क्या करेगी। तो आर्मी जो है वो लगातार इन पर डोमिनेट करने का प्रयास कर रही है, लगातार इनको परेशान करने का प्रयास कर रही है, और जिसके कारण ये जो है वो किधर जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जाने का प्रयास कर रहे हैं भारत में। किधर? तो म्यांमार की तरफ। ठीक है, तो आप समझिएगा कि म्यांमार से माना जाता है, सॉरी भारत, म्यांमार कह रहा हूं, भारत में ये मिजोरम की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। म्यांमार नाम मेरा इसलिए मेरे मुंह में आ रहा है क्योंकि ये जो म्यांमार में भी जो है ये थोड़े से हैं। तो कुकी चिन्ह जो है वो भारत में, भारत के जो मिजोरम में तो आ ही रहे, साथ ही साथ बांग्लादेश के तो हैं ही ये मूल रूप से, लेकिन ये म्यांमार में भी किसी क्षेत्र, किसी किसी क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो कुकी चिन्ह का अगर हम क्षेत्र समझने का प्रयास करें तो ये मिजो में आ चुके हैं, मिजोरम में आ गए हैं, साथ ही साथ ये बांग्लादेश में है, और ये म्यांमार के क्षेत्रों में भी आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये मैप है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ये बांग्लादेश है, यहाँ पर मिजोरम है, और यहीं पर कुकी चिन्ह जो है वो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी जो आर्मी है उनके साथ इनका संघर्ष हो रहा है, और ये लगातार वहां से पलायित होकर मिजोरम में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या है, दो समस्या है। एक तो नैतिक समस्या उत्पन्न होती है कि भाई कोई आ रहा है, हो सकता है उसका शोषण हो रहा है, जैसा रोहिंग्या मामले में भी हमने सुना शोषण हो रहा है, तो भारत बातें करता है कि हम जो हैं वो पूरा विश्व जो है एक गांव की भांति है, पूरा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हम करते हैं, सभी खुश रहें, सभी निरोग रहें, इस प्रकार की हम बातें करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की भांति, इस प्रकार की हम बातें कर रहे हैं। लेकिन हम जो है वो शरणार्थियों को आने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये एक नैतिक समस्या है कि हम एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, एक तरफ हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लगाते हैं, और एक तरफ हम शरणार्थियों को अपने देश में आने से रोकते हैं। ठीक है, तो दो है वो अलग अलग बातें हो गई। हम एक तरफ कुछ बोल रहे हैं और कर हम कुछ रहे हैं। दूसरा जो है यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, एक तो ये है। दूसरा है कि भाई लॉ से रिलेटेड सवाल है कि जब ये शरणार्थी यहां आएंगे तो उससे भारत के कानून व्यवस्था में भी समस्याएं हो सकती हैं। जैसा रोहिंग्या जब आए तो यह आरोप लगने लगा कि क्या हुआ कि रोहिंग्यास तो आ गए, लेकिन रोहिंग्या चूंकि वल्नरेबल है, काफी वल्नरेबल है, और जब आएंगे तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उसका यूज करेंगे। तो हमारे लोग जो हैं, हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो अपने लोग हैं, फिर उनका क्या होगा। ठीक है, मान लो कि किसी एक छोटे से प्लेस में वो आते हैं, तो वहां पर रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, वहां पर खाद्य सामग्री भी लिमिटेड है, चावल दाल ये सब लिमिटेड है भाई। अब वो लोग आ जाएंगे तो हमारे लोग कैसे खाएंगे, फिर हमारे लोग कैसे रोजगार करेंगे।
और हो सकता है कि ये लोग क्या करने लगे, ये लोग आपराधिक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दें शरणार्थियों के साथ। तो ये भी समस्या हो सकती है, बहुत वल्नरेबल होते हैं। दूसरे देश इसका प्रयोग भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में भी कर सकते हैं, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी कर सकते हैं। रोहिंग्या पर यह आरोप लग भी रहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को जो भारत में आ रहे हैं, वो हो सकता है कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करें, भारत के रिसोर्सेस, जो सीमित रिसोर्सेस हैं, उस पर भी गहरा प्रभाव डाले, दुष्प्रभाव डाल दें, और भारत के लोगों के लिए ही खाद्य सुरक्षा की समस्या आ जाए, भारत के लोगों के लिए ही रहने की समस्या उत्पन्न हो जाए, भारत के लोगों के लिए ही रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाए। तो देखिए, एक तरफ तो आप बात ठीक कह रहे हैं, यहां पर नैतिक समस्या तो है, इथिकल डिलेमा है कि एक तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम शरणार्थियों को स्वीकारते नहीं हैं, उनको आने नहीं देते। तो इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण जो वैलिड लॉजिक है कि हम सबसे पहले, चूंकि हम राष्ट्रहित को वरीयता देंगे, और राष्ट्रहित में क्या हो जाता है यहां पर कि राष्ट्रहित के चलते ही हम शरणार्थियों को जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहते। क्योंकि भाई राष्ट्रहित अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लोगों के साथ समस्या हो जाएगी। जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि ठीक है कि आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हम राष्ट्रहित को भी तो वरीयता देंगे, हम अपने लोगों को भी तो देखेंगे, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका जन्म हमारे यहाँ हुआ है, हम उनको भी तो समझेंगे, हम उनको भी तो रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, हम उनको भी तो खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे। तो हम उनको तो प्रॉपर ढंग से करा ही नहीं पा रहे, तो अगर कोई बाहर से आ जाए तब तो उनके लिए साथ बहुत समस्या हो जाएगी। तो इथिकल डिलेमा में यहां पर आप एक स्पष्ट तौर पर बात लिख सकते हैं कि शरणार्थियों को परमिशन न देने की जो बात है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित से प्रेरित है, कि यहां पर आकर हो सकता है कि पूरे राष्ट्र को की जो कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको ही ये लोग डिस्टर्ब कर दें। ठीक है, और देखिए यहां पर जो सवाल आपसे पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि कुकी चिन्ह कहाँ के हैं। तो आप बांग्लादेश के चिटगांग ट्रैक्ट में आपने देखा हिल एरियाज में ये रहते हैं, ये म्यांमार में भी हैं, भारत के मिजोरम में जो लोग हैं वहां के साथ इनका, वहां के लोगों के साथ इनका अच्छा संबंध है, और इसीलिए ये यहां से यहां आने का प्रयास कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि मिजोरम कैबिनेट ने, जब ये यहां से यहां आ रहे थे, तो मिजोरम कैबिनेट ने कहा कि भाई इनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि इनका जो संबंध है वो मिजो लोगों से है। जैसा मैंने बताया ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है और इनका संबंध मिजो लोगों से है। तो मिजोरम के कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि इनके लिए हम कुछ टेम्पररी सेटलमेंट्स की व्यवस्था करेंगे। यहां पर जो न्यूज है वो न्यूज समझने की बात है। इसमें क्या है कि एक राज्यसभा के मेंबर हैं मिजोरम के, जिनका नाम है कि वल्लाल वेना। ठीक है, यहां पर देखिएगा नाम लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो इनका कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो वहां पर है वो इनको क्या कर रही है, मिजोरम में आने से रोक रही है, और यह जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम बात करें तो इथनिक ग्राउंड के आधार पर यह भेदभाव किया जा रहा है कि उनको यहां आने नहीं दिया जा रहा, जबकि इनका मिजो लोगों के साथ संबंध है। यह राज्यसभा के जो मेंबर हैं मिजोरम से, वो यह बात कह रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको लगातार पुश बैक कर रही है, उनको भगा रही है, मिजोरम में एंट्री नहीं लेने दे रही। इसके साथ वह एग्जाम्पल देते हैं कि एज इन 1970s of displaced Chakmas, mostly Buddhist from Bangladesh, were allowed to enter India and settle in Mizoram and अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने कहा कि जो चकमा समुदाय है जो 1970 के समय भारत आया था, और उस समय क्या किया गया था, इनको अलाउ कर दिया गया था, ये लोग इंडिया में आ गए और सेटल हो गए अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में। लेकिन अभी इन कुकीजिन समुदायों के साथ क्या किया जा रहा है, इनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पुश बैक कर रही है, इनको वहां से हटा रही है। तो इसका एक हवाला देते हैं कि 1970 में जो चकमा समुदाय है, ये भी याद रखिएगा, यह भी बांग्लादेश से आ रहे थे, चकमा रिफ्यूजीज की भी समस्या थी, तो यह भी बांग्लादेश से आ रहे थे, और भारत ने इनको परमिशन दी और ये सेटल हुए भारत के विभिन्न जो नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं उसमें। जैसे यहां पर उदाहरण भी दिया है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में ये सेटल भी हुए। ये लोग जो थे ये बुद्धिस्ट थे, मोस्टली ये बुद्धिस्ट थे। तो उसी का आधार बनाकर ये कह रहे हैं कि भाई इनको क्यों जो है वो टेम्पररी शेल्टर भारत नहीं दे सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया टेम्पररी शेल्टर भारत 2-3 कारणों से नहीं दे सकता। एक तो हम इसके लिए बाध्य नहीं है,
क्योंकि हमने इसके लिए कोई भी कन्वेंशन साइन नहीं किया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और इसका 1967 प्रोटोकॉल, दोनों जो है वो भारत ने साइन नहीं किया है। तो हम इनको अपने यहां रखेंगे, इसके लिए हम लीगली बाइंडेड तो है ही नहीं, क्योंकि हमने साइन ही नहीं किया है कन्वेंशन। जैसे यूरोप के देश में ये चले जाएं तो वहां पर यूरोपियों को इन लोगों को रखना पड़ेगा, लेकिन भारत ने इसको साइन ही नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए एक बात और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर्स टू ग्राउंड रिफ्यूजी स्टेटस टू एनी फॉरेनर्स, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी शक्ति नहीं है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को, किसी भी विदेशी, आप कह सकते हैं शरणार्थी को, या फिर किसी भी विदेशी लोग को, नॉट शरणार्थी, किसी भी विदेशी लोग को वह शरणार्थी का दर्जा दे सके। तो राज्य सरकार के पास यह पावर ही नहीं है कि वह किसी भी विदेशी को रिफ्यूजी का दर्जा दे सके। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्पष्ट तौर पर कहा है, क्योंकि मिजोरम आपको पता है कह रहा है कि भैया इनको टेम्पररी शेल्टर दिया जाए। कैबिनेट ने यह बात भी क्लियर कर दी कि इनको टेम्पररी शेल्टर दिया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये देख रहा है कि इनके आने से हो सकता है कि हमारे रिसोर्सेज के साथ समस्या हो जाए, हमारे लोगों के साथ समस्या हो जाए, हमारे लोग पॉवर्टी में चले जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, उसके कारण से ही जो है वो हम इन लोगों को अलाउ नहीं कर रहे। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोच होगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंटेलिजेंस ग्रुप्स ने भारत के क्या रिपोर्ट दिया था कि रोहिंग्या जो है वो आपराधिक कार्य करने में भी संलिप्त है, और दूसरे देश भी जो है उनके माध्यम से अपराध करवा सकते हैं भारत में। तो इस कारण से इनको परमिशन देने से पहले हमें 1000 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई जो वैलिड डॉक्यूमेंट के आ जाता है, मान लो भारत, कोई विदेशी जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट के भारत आ जाता है, तो उसको हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं। मतलब वो लीगली तौर पे तो आया नहीं है, वो इलीगल ही है। और उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो देखिए फॉरेनर एक्ट्स ऑफ 1946, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट्स ऑफ 1939, द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 एंड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। कोई भी फॉरेनर अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ भारत नहीं आता है तो उसको हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं, और उन अनडॉक्यूमेंटेड जो फॉरेनर्स हैं उनको हम इस आधार पर ही ट्रीट करते हैं, इन एक्ट के आधार पर ही हम उनको ट्रीट करते हैं। तो ये कभी याद रख लीजिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो नैतिक दुविधा थी उसको तो मैंने दूर करने का प्रयास किया कि एक तरफ है वसुदैव कुटुंबकम की हमारी अवधारणा, और एक तरफ हम शरणार्थियों को वापस भेज रहे हैं, पुश बैक कर रहे हैं। इसके बीच में जो एक हल है वो यही है कि हम राष्ट्रहित को देखते हुए ये काम कर रहे हैं। हमें स्वीकारना चाहिए, लेकिन हम राष्ट्रहित, हम अपनी सुरक्षा, हम अपनी आंतरिक सुरक्षा, हम अपनी कानून व्यवस्था को देखते हुए ये काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों को देखते हुए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है कि जो भारत है वह रिफ्यूजी के कन्वेंशन को साइन नहीं किया हुआ है, ना ही उसके प्रोटोकॉल को साइन किया हुआ है। ये दोनों बात याद रखना है, और इसी के लिए हम शरणार्थियों को रखने के लिए बाध्य नहीं है। हम रख लिए, हमने चकमा को रख लिया, लेकिन हम रखने के लिए बाध्य नहीं, यही बात है। ठीक है, तो ये दोनों बात को ध्यान में रखना है। अब यहां पर आपको एक मन में सवाल उठता होगा कि सवाल कि भाई कि कौन कौन से तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे एक तो चकमा से भी पूछा जा सकता है, वो भी बांग्लादेश से आए थे, बुद्धिस्ट थे मेनली। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि रोहिंग्या कहाँ के हैं, म्यांमार के हैं। तीसरा ये पूछा जा सकता है कुकी चिन कहाँ, तो भाई वो बांग्लादेश के हैं, और वहां पर चूंकि बांग्लादेश आर्मी के साथ उनका संघर्ष हो रहा है तो इसी कारण से वो भारत में मिजोरम में आ रहे हैं, हालांकि वो म्यांमार में भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। अब आ जाइए अगले न्यूज में, ये थोड़ा सा बोल बच्चन टाइप है। द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, ये क्या है? देखिए कहा गया कि चलिए पहले तो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद हम तीसरा वर्ल्ड वॉर होने नहीं दिए। यूएन चार्टर आया जिसके बाद तीसरा वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन इंटर स्टेट वॉर तो हो रहा है। चाहे बात करें रसिया यूक्रेन की, तो वहां पर भी आपको इंटर स्टेट वॉर दिख रहा है। तो हमने यूएन चार्टर के माध्यम से विश्व युद्धों को तो रोक लिया, लेकिन हम इंटर स्टेट वॉर को नहीं रोक पा रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन को नहीं रोक पा रहे, जो रसिया क्रीमिया के साथ हुआ वो नहीं रोक पाए, रसिया यूक्रेन के वॉर को हम नहीं रोक पा रहे। तो ये हम नहीं रोक पा रहे, चाहे वो हमारा इंटरनेशनल कोई भी कानून हो, वो इनको युद्ध करने से नहीं रोक पा रहा।
यूएन चार्टर इनको युद्ध करने से नहीं रोक पा रहा, हमने विश्व युद्ध को तो रोक लिया। तो यही बात सबसे पहले राइटर लिखता है कि हमने विश्व युद्ध को तो चलो यूएन चार्टर के माध्यम से रोकने का प्रयास किया है। यूएन क्या करता है, विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिम्मेदार एक संस्था के तौर पर आप उसको समझ सकते हैं, तो वो किया, लेकिन इसने इंटर स्टेट वॉर को नहीं रोक पाया। आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी क्या हो रहा था, कोल्ड वॉर हो रहा था। एक तरफ कौन था, अमेरिका, कैपिटलिस्ट कंट्री, विचारों का ही मतभेद था। दूसरी तरफ कौन था, कम्युनिस्ट कंट्री, रसिया। इनके मध्य जो है यूएसएसआर आप कह सकते हैं, उस समय यूएसएसआर था, इधर यूएसएसआर था एक कम्युनिस्ट कंट्री, और इधर जो है वो अमेरिका था कैपिटलिस्ट कंट्री, और उनके मध्य जो है वो एक शीत युद्ध आपने देखा। और फिर फाइनली आपने देखा कि इसमें जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो जो बाईपोलर वर्ल्ड था वो फिर वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगा, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। तो जब डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, तो जो ये बाईपोलर था, मतलब दो ध्रुवीय, मतलब दो ध्रुवीय का मतलब होता है कि मान लो एक जिले में दो गुंडा, ठीक है, लेकिन जैसे ही इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, एक गुंडा मान लो मर गया, तो क्या होगा, दूसरा गुंडा ही सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। तो कैसा होने लगा धीरे धीरे देश, जब यह बाईपोलर वर्ल्ड से धीरे धीरे यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ चला जाने लगा, मतलब अमेरिका केंद्रित जो है पूरा विश्व बनने लगा। और आपको अमेरिका केंद्रित इस पूरे विश्व का प्रभाव यह भी देखने को मिलेगा कि अमेरिका का प्रभाव वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ जैसी संस्थाएं हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ हो, सब पर पड़ा। डब्ल्यूटीओ के तो रिपोर्ट को स्वीकारता ही नहीं अमेरिका। आप देखिएगा कि भारत अगर सब्सिडी दे तो पूरे विकसित देश भारत को चेतावनी देने लगते हैं, डब्ल्यूटीओ में घसीटने लगते हैं भारत को। लेकिन वही काम ये करते हैं चाइना, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं दिल खोल कर करता है, तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि डब्ल्यूटीओ की भी प्रासंगिकता पर सवाल है, सेम डब्ल्यूएचओ की प्रासंगिकता पर भी सवाल है। कोविड-19 जब आया चाइना में, भारी मात्रा में उसका भारी मात्रा में वो फैल रहा था कोविड-19, उसका पूरे तरीके से विस्तार बढ़ता चला जा रहा था, ट्रांसमिशन जो है वो काफी ज्यादा हो रहा था, काफी बड़े पैमाने पर वह ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन कहीं भी डब्ल्यूएचओ ने हमें वार्निंग नहीं दिया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल है। डब्ल्यूएचओ ने, आप सोचिए कि चाइना की वैक्सीन को हमसे पहले, हमारे वैक्सीन से पहले उनको क्या कर दिया, लीगल, मतलब आप कह सकते हैं कि वैक्सीन जो है उनको अनुमति दे दी। अब हाल देख लीजिए चाइना का अब क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ की भी प्रासंगिकता पर सवाल है कि भाई डब्ल्यूएचओ चाइना में कोविड-19 के बारे में पूरे विश्व को आगाह नहीं कर पाया। डब्ल्यूएचओ ने चाइना के वैक्सीन को पहले परमिशन दे दी इंडिया से पहले, और उनके वैक्सीन का हाल देखिए, जो आपको दिख रहा है कि चाइना में फिर से लगातार कोविड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो चाइना में सीनियर सिटीजन्स हैं उनको खुराक नहीं लग पाई है, जिसके कारण जो ये नया वेरिएंट है वो उन पर काफी प्रभाव डाल रहा है, ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट BF.7 है। तो जो ये इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, जो इंटरनेशनल लॉ हैं, वो भी तो क्राइसिस में है। अगर हम WTO की बात करें तो हम ट्रेड को बेहतर करने के लिए हमने क्या किया, फ्री ट्रेड बढ़े देशों के मध्य, हमने क्या किया, WTO जैसी संस्था बनाई, लेकिन उसका भी अस्तित्व जो है वो खतरे में। अमेरिका कोई बात ही नहीं सुनता, अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि चाइना क्या करता है, चाइना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने करेंसी को डिवैल्यू करता है। डंपिंग आपने देखा, मैंने एंटी डंपिंग ड्यूटी बताई थी आपको, तो डंपिंग, एंटी डंपिंग मतलब डंप करने का काम करता है। अपने जगह पे उसका, उस वस्तु का दाम कम है और दूसरे के जगह पर जाकर उसको, मतलब अगर 30 रुपए उसके यहाँ अपने अपने देश में है तो दूसरे के देश में उसको 25 रुपए में ही बेचने का काम करता है, डंपिंग करने का काम करता है। तब कहां WTO जैसी संस्थाएं जाती हैं। तो यही यहां पर आप कह सकते हैं, दो तीन बातों को ध्यान रखिएगा। एक तो यह है कि यूएन चार्टर के माध्यम से हमने विश्व युद्धों को रोकने का तो प्रयास किया, लेकिन हम इंटर स्टेट वॉर को नहीं रोक पाए। उदाहरण आप रसिया यूक्रेन का दे सकते हैं। दूसरा, आप यहां पर यह कह सकते हैं कि WTO की प्रासंगिकता पर भी सवाल है, क्योंकि अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाता है और WTO क्या बोलता है, फ्री ट्रेड हो, संरक्षणवादी नहीं। आप अपने देश को आप अलग थलग नहीं कर सकते, ट्रेड जो है वो फ्री ट्रेड हो। तो WTO की भी प्रासंगिकता पर सवाल है। WHO के का आपने कोविड-19 के समय देख ही लिया कि चाइना में बुरे तरीके से फैल रहा था, लेकिन फिर भी WTO ने पूरे विश्व को आगाह नहीं किया, चाइना के वैक्सीन को परमिशन दे दी।
और फिर चाइना में यह बुरा हाल है। तो जो ये इंटरनेशनल लॉ बॉडीज हैं ये भी क्या है, ये भी काफी क्राइसिस में है। क्यों? क्योंकि जो देश हैं, जो आप चाहे रसिया की बात करें, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये इनकी बात सुनते ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है इनका भविष्य, इस पर लेकर ये आर्टिकल केंद्रित है। ठीक है, तो बस ये जो है एक थोड़ा सा इसमें आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट कंपनीज, ये एक आर्टिकल है। इसमें भी देखिए क्या बातें हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आपने 2014 के बाद से देखा होगा कि जो, मान लो कि मैं कहीं का मेंबर हूं, ठीक है, मैं खड़ा हुआ इलेक्शन में और मैं हार गया, ठीक है, तो मैं अगर हारा, हो सकता है कि मैंने अच्छा काम किया हो फिर भी मैं हार गया। बहुत बार एक मनोज सिन्हा जी हैं, उनके बारे में कहा जाता है गाजीपुर से, उन्होंने अच्छा काम किया। मैंने बहुत लोगों से सुना, मैं कोई पार्टी पक्षीय बात नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूं, मैंने सुना है कि उन्होंने काफी काम किया, मुझे पता नहीं है पर्सनली, लेकिन वो हार गए। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कहीं से भी कि भाई कि उनके कार्य का जो फैसला है वो उनके जीत या हार से होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कार्य का फैसला जीत या हार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कंपनीज तो है नहीं कि आपने परफॉर्म किया तो हम आपको पे करेंगे, इंसेंटिव देंगे, नहीं परफॉर्म किया तो भाई आपकी छुट्टी, आपको ले ऑफ कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किसी भी तरीके से आप समझिएगा तो पॉलिटिकल पार्टी और कंपनी के बीच बहुत मतलब गहरा अंतर होना चाहिए। हालांकि अब हम लोग कंपनीज टाइप का ही बिहेव कर रहे हैं। 2014 के बाद से जो भी प्रत्याशी हार रहे हैं, इसका मतलब माना जाता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, इसका मतलब माना जा रहा है चुनाव में, चुनाव का रिजल्ट जो है वो उनके कार्य को डिसाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी चूंकि क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वॉलंटरली हम सर्विस देते हैं, उसके लिए हमको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। पार्टी के कुछ पदों को छोड़ दिया जाए तो पार्टी में पद में आपको सर्विस आप स्वेच्छा से देते हैं, पार्टी डोनेशन से चलती है। लेकिन कंपनीज ऐसा नहीं चलती। कंपनीज में क्या है, कंपनी में प्रॉफिट लाइए, पार्टी में प्रॉफिट की कोई बात नहीं है। पार्टी सेवा पर चलती है, जनहित के कार्यों पर चलती है, लेकिन कंपनी जनहित पर नहीं चलती, कंपनी प्रॉफिट पर चलती है। कंपनी अपने स्टाफ को पेमेंट करती है उसके कार्यों के लिए, लेकिन पार्टी अपने जो वर्कर्स हैं उनको पेमेंट नहीं करती है उनके कार्यों के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी का वर्तमान कॉन्सेप्ट आ गया 2014 के बाद से कि वो एक कंपनी की तरफ ट्रीट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी अगर व्यक्ति हार गया चुनाव में तो उसको यह माना जा रहा है कि उसने कोई कार्य ही नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को यह ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर कार्य जो है वो वॉलंटरी बेसिस पर होता है, स्वेच्छा से होता है, सेवा करके होता है। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम सेवा करें लेकिन फिर भी हम हार गए क्योंकि कुछ समुदाय हमसे नाराज थे, या फिर हम बहुत सारे समुदायों की आवाज को नहीं उठा पाए, हम कुछ की आवाज को ही उठा पाए। तो ये बहुत कारण हो सकता है। तो इसको आप कंपनी की तरह मत ट्रीट करिए कि वो अगर हार गए हैं तो इसका मतलब है कि अब अगली बार से उनको टिकट ना मिले या फिर अगली बार से उनकी कोई वैल्यू ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक आर्टिकल है और इसमें यह भी बात है कि जैसे आपने देखा होगा कि पहले ऐसा होता था, आपने देखा होगा आजादी के बाद कि भाई अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई फैसला लिया, मान लो कोई बीजेपी ने फैसला लिया, कांग्रेस ने कुछ फैसला लिया, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, उसी पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि ये गलत फैसला है तो वो बोलता था। लेकिन अब क्या है, अब आप बोल नहीं सकते, नहीं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सबका एक मत, सबके पास एक एक वोट है, यानी सबका जो मत है वो वोट निर्धारित करेगा। मैं अपना मत निर्धारित करूंगा, सामने वाला अपना मत निर्धारित करेगा। लेकिन अभी क्या है कि पार्टी ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो सबको या हाँ 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 उसमें सहमति हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी स्थापित हो रही है? नहीं हो रही है। मान लो मुझे ना बोलना है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। डेमोक्रेसी तो तब होती ना जब हम स्वेच्छा से बोल पाते, स्वेच्छा से बता पाते कि मैं आपके इस निर्णय से खुश नहीं हूं। तो जो इनर पार्टी, जो आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर अगर आप स्वेच्छा से बोलेंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये बातों को भी इसमें कहा गया है। तो ये है बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है जिसको आपको थोड़ा सा समझना था, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अनहैप्पी न्यू ईयर, अनहैप्पी न्यू ईयर, ये जो न्यूज है ये शायद आपको इसमें दिख रहा होगा,
हम्म, थोड़ा सा इसमें आपको शायद डार्क ये दिख रहा है, मेरे मेरे हिसाब से ये पूरा क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है। मैं देख लेता हूँ एक बार ये क्लैरिटी से दिख रहा है कि नहीं। एक मिनट। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको न्यूज को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। 6 सिविलियंस जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, वो नए साल में क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। टेररिस्टों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। मतलब आप कह सकते हैं काफी ब्रूटल, काफी निर्दयी टाइप का एक्ट था, जिसमें इन 6 सिविलियंस की हत्या कर दी गई। कहां पर? जम्मू कश्मीर के रजौरी में, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, नए साल में ही इनकी हत्या हो गई। उसके बाद से ही सवाल ये उठने लगा कि क्या भाई, जम्मू कश्मीर, और उसमें मेनली माना गया कि जो ये हत्याएं हो रही हैं 2022 में भी हुई, तो जो माइग्रेंट्स हैं उन पर हो रही हैं, हिंदुओं पर हो रही हैं। तो माना गया क्या जम्मू कश्मीर में फिर से जो है वो सुरक्षा एक चिंता का विषय बन गया है। मनोज सिन्हा जी ने तो कहा था कि हम यहाँ पर जो सुरक्षा है, इस सुरक्षा व्यवस्था को काफी बेहतर करेंगे, यह आर्टिकल कह रहा है। लेकिन यहाँ पर तो सुरक्षा व्यवस्था की जो चिंता है वो फिर से बढ़ती चली जा रही है। वैसे इलाके भी हैं जहां पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो बहुत कम है, बिल्कुल थीन है। तो क्या उस इलाके में ग्राम रक्षा समिति, विलेज डिफेंस कमिटी, जो पहले कार्यरत थी, लेकिन क्या कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया है इन कमिटीज को। क्यों? क्योंकि इन पर आरोप लगा कि ये समितियां मनमाने ढंग से काम करती, तो इसलिए इनको समाप्त कर दिया गया। तो ये यहां पर जो आर्टिकल है उसमें राइटर ये पूछ रहा है कि क्या फिर से हमें विलेज डिफेंस कमिटी को फिर से हमें लाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत अगर हम अंदर चले जाए जम्मू कश्मीर में, तो बिल्कुल अगर ग्रामीण कोई इलाका है, बिल्कुल वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल का अभाव है, तो क्या हमें फिर से ये विलेज डिफेंस कमेटी को बनाना पड़ेगा, जिससे उन गांवों में जहां पर सिक्योरिटी पर्सनल कम है उन गांवों की रक्षा हो सके। इसीलिए हमने विलेज डिफेंस जो कमेटी है उसका नाम आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो विलेज डिफेंस कमेटी के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल भी यहां पर जो घटनाएं हैं उसको रोक नहीं पा रहे, तो क्या फिर से उनके गठन की बात है। दूसरी बात है कि किस प्रकार हम यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो तरीका यहां पर यही है कि क्या आर्म्ड फोर्सेस को हटा दिया जाए, तो नहीं, अभी तो फिलहाल स्थिति वैसी नहीं है। दूसरा है कि विलेज डिफेंस कम्युनिटी को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, उन पर निगरानी रखते हुए हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा है कि यहां पर शिक्षा व्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं, महिलाओं को शिक्षित कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर यहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको मजबूत बनाया जा सकता है। हालांकि आपको पता है कि यहां पर जो सरकारें हैं वो पूरे तरीके से अपने रोल में अभी तक आ ही नहीं पाई, यह भी इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया कि यहां पर जो सिक्योरिटी है उसको सेटअप कर पाना। लेकिन वर्तमान में यह आवश्यकता है कि हमको जम्मू कश्मीर में फिर से सिक्योरिटी, फिर से सुरक्षा बहाल करना पड़ेगा। नहीं तो जो पीओके में या फिर पाकिस्तान के द्वारा जो फंडेड टेररिस्ट हैं वो यहां पर इसी प्रकार से लगातार जो है वो हत्याओं को अंजाम देते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार की बातें कुछ यहां पर कही गई है। अब थोड़ा सा सकल घरेलू उत्पाद की देखते हैं। न्यूज क्या है कि 2022 में, 22-23 में जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7% है, ऐसा एनएसओ जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसका अग्रिम अनुमान है। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है। जीडीपी ग्रोथ इन 2022-23 सीन एट 7% एनएसओज एडवांस एस्टिमेट्स। और यहां पर वही बात यहां पर लिखी गई है कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने यह अनुमान लगाया है। यहां पर दो बातें हैं। एक प्रमुख बात जो यहां पर आती है कि जीडीपी एक्चुअली क्या होता है, यह भी हो सकता है कि जीडीपी देखिए क्या है। तो देखिए, जीडीपी के लिए 4 शब्द जानिए। एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, समझिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं।
जीडीपी के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, जीडीपी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इन वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में भारत की घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य 4 पॉइंट हो गया। अब यहां पर कुछ कुछ बातें हैं, इसको समझना है। देखिए, सबसे पहले कि फिनेंशियल ईयर क्या होता है। तो देखिए, फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है और इसीलिए इसमें 2 साल आपको दिखाई पड़ता है। जैसे 2022-23 अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से ये कब तक जाएगा, 31 मार्च 2023 तक। इसीलिए हम कहते हैं 2022-23, क्योंकि अप्रैल से होकर ये 31 मार्च तक चला जाता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन में भारत की घरेलू सीमा के भीतर, इस पर भी बात करेंगे, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। जिस चीज को आप टच कर रहे हैं वो गुड्स है, जिसको आप नहीं टच कर पा रहे हैं यूजुअली मान लीजिए वो सेवा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पढ़ा रहा हूं तो आप ये थोड़े बोलते हैं मम्मी को जाकर कि मम्मी मैंने सर का 2 किलो ज्ञान जो है वो हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, मैं आपको एक सेवा दे रहा हूं जिसको आप फील कर रहे हैं। वस्तु है, जैसे एक मोबाइल अपने सोना बाबू को गिफ्ट दिया तो क्या है, वस्तु है। ठीक है, अंतिम मूल्य, तो 2 शब्द जो है हमको समझना है, एक घरेलू सीमा और एक अंतिम मूल्य। बाद बाकी तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं अंतिम मूल्य क्या होता है, फिर उसके बाद हम घरेलू सीमा समझ लेंगे। अंतिम मूल्य का मतलब है फाइनल प्राइस। इसका मतलब है, जैसे मान लो कि अब एक लैपटॉप है, ठीक है, अब लैपटॉप आपको अपनी सोना बाबू को दिलवाना है मान लो, तो सोना बाबू लैपटॉप लेके यूपीएससी पास करेगी, उसको दिलवाना चाहते हैं आप। तो अब लैपटॉप के दुकान पे आप गए तो लैपटॉप का दुकान वाला आपको कैसे बताएगा रेट, 2 प्रकार से बता सकता है। एक तो बोलेगा कि भैया 35,000 का है, दूसरा कहेगा देखो इसका जो स्क्रीन है वो 5,000 का, इसका जो बैटरी है वो 2,000 का, इसका जो ये है जो बोर्ड है जिसपे आप लिखते हैं कीपैड है वो मान लो 3,000 का, इसमें जो चिप लगा है वो मान लो 10,000 का, इसका जो मदरबोर्ड है उसका इतना, उसका जो कैमरा है इसका इतना, और इज इक्वल टू 35,000। ऐसे बताएगा क्या, वो क्या बताता है, 35,000 सीधा। क्यों, क्योंकि वो यह जो 35,000 जब वो बता रहा है तो उसके अंदर ही वो जो ये अंदर में जो वस्तुएं उसकी लगी हुई है, जैसे लैपटॉप के अंदर चिप लगा है, बोर्ड लगा है, डिस्प्ले लगा है, कैमरा लगा है, कीपैड लगा है, जो भी चीजें लगी हुई हैं उसका दाम इसने जोड़ दिया है और जोड़ करके ही लैपटॉप का दाम 35,000 निकाला गया है। तो ये जो बीच में चीजें लगी हुई हैं, ये जो लैपटॉप को बनाने में जो चीजें लगी हैं वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जैसे कैमरा, जैसे लेंस, जैसे डिस्प्ले, जैसे मान लेते हैं कीपैड, जैसे स्पीकर, जैसे बटन, सब कुछ क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं। लेकिन जीडीपी के समय हमको इन मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट नहीं करना होता, हम फाइनल प्राइस को ही काउंट करते हैं। मतलब 35,000 को हमने काउंट कर लिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये सब आ चुका है। अगर हम मध्यवर्ती वस्तु को भी काउंट कर लें और फिर हम एक बार फाइनल प्राइस को भी काउंट कर लें तो कितना हो जाएगा, एक बार हमने लैपटॉप का दाम काउंट कर लिया 35,000, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार हमने क्या किया, इन वस्तुओं का भी दाम काउंट कर लिया तो एक बार और 35,000, तो सेम ही चीज का हम 70,000 काउंट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल फाइनल प्राइस ही देखना है। तो जीडीपी में हम फाइनल प्राइस को देखते हैं, यह बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी, दोबारा हो जाएगा एक चीज। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लैपटॉप के दाम में इन सब का दाम जुड़ा है। अब एक बार लैपटॉप का दाम जोड़ दिए और एक बार इसका जोड़ दिए तो दुकान वाले को भी 70,000 आपको देना पड़ेगा। कहेगा लैपटॉप का दाम 35,000 और लैपटॉप के अंदर जो लगा है उसका 35,000, तो ये गलत बात है। इसलिए जीडीपी में हम लास्ट प्राइस या अंतिम मूल्य को ही, फाइनल प्राइस को ही शामिल करते हैं। इसके बाद एक बात आ गई घरेलू सीमा। घरेलू सीमा में देखिए, मान लो प्यारा भारत है हमारा, बहुत बढ़िया मैप है ये,
अब यहां पर जो उत्पादन हो रहा है, यहां पर जो वस्तुएं एवं सेवाएं जो बन रही हैं, उसका अंतिम मूल्य तो जीडीपी में काउंट होगा। जो भी वस्तुओं और सेवाओं का जो भी मूल्य निकला, मान लो कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भारत में, मान लेते हैं हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल, सभी जगह जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मान लो एक पेन बन रहा है तो उसका तो फाइनल प्राइस हमने काउंट कर लिया। एक लैपटॉप बन रहा है उसका भी हमने फाइनल प्राइस काउंट कर लिया। तो घरेलू सीमा का मतलब होता है ये सीमा मतलब भारत की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंतर्गत तो हो रहा है। अब घरेलू सीमा जो है या फिर जिसको आप कहते हैं डोमेस्टिक बाउंड्री, उसमें जो भारत की ज्योग्राफिकल सीमा है, भौगोलिक सीमा शामिल होती है। भौगोलिक सीमा के अलावा भी कुछ शामिल होता है, जैसे जो भारत का ईईजेड है, क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए यहां का जो समुद्री जो 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका है, समुद्री सीमा जो 200 नॉटिकल माइल तक की है। नॉटिकल माइल क्या है? जैसे हम अपने हाइट को फीट में नापते हैं, तो वैसे ही समुद्री दूरी को हम नॉटिकल माइल में नापते हैं। तो जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है, वहां पर भी अगर कुछ हो रहा है, वहां पर भी मान लो कोई मत्स्यन एक्टिविटी हो रही है और उससे भी कुछ आय अगर आ रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा घरेलू सीमा के अंतर्गत। ठीक है। उसके अलावा एम्बेसी, जैसे मान लो कि चाइना की एम्बेसी जो है वो इंडिया में है, ठीक है, भारत की एम्बेसी कहां है? इंडिया में है। तो भारत की एम्बेसी अगर इंडिया में है, लेकिन वो किसकी जीडीपी में काउंट की जाएगी? चाइना की जीडीपी में। चाइना की एम्बेसी अगर इंडिया में है, ध्यान से समझिएगा, अगर मिस्टेक है आपको सुनने में, तो चाइना की एम्बेसी अगर इंडिया में है तो इसका मतलब है कि है भले वो इंडिया में, लेकिन वहां पर मान लो लोग आ रहे हैं, मान लेते हैं भारत में कोई चाइनीज लोग रह रहे हैं और चाइना का पासपोर्ट वगैरह कुछ फट गया तो फिर से बनवाने आ रहे हैं, तो यहां पर चाइनीज एम्बेसी में वो पैसा देंगे, तो वो क्या भारत की जीडीपी में काउंट होगा? नहीं। है भले वो भारत में, लेकिन काउंट क्या होगा? चाइना की जीडीपी में। ठीक उसी प्रकार से अगर इंडिया की जो एम्बेसी है, इंडिया के जो राजदूत वगैरह है, जो आप आईएफएस बनेंगे तो जाएंगे, वो अगर इंडिया की जो एम्बेसी है वो यूएसए में है, तो है भले वो यूएसए में, लेकिन वहां पर जो भी पैसा आ रहा है यूएसए के इंडियन एम्बेसी में, वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि मान लो यूएसए में जो एम्बेसी है, वहां पर मान लो कोई व्यक्ति गया पासपोर्ट बनवाने और उसने मान लेते हैं कि $200 दिए फॉर एन एग्जांपल, तो वो $200 यूएसए की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है। और सेम अगर यूएसए वाला जो एम्बेसी है वो इंडिया में है और यहां पर लोग जो है वो यूएसए की एम्बेसी में जो पैसा देंगे वो यूएसए की जीडीपी में काउंट होगा। तो कहने का मतलब है कि एम्बेसी होता दूसरे देश में है, लेकिन वो माना कहां का जाता है? माना जो है वो अपने देश के ही जीडीपी में, वहां से जो भी पैसा आ रहा है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है। तो अब समझने का प्रयास करिए, ये तीनों जो है वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आ गया, जिसको हम राजनीतिक सीमा भी कहते हैं, घरेलू सीमा को पॉलिटिकल बाउंड्री। तो कहने का मतलब है, देखिए, भौगोलिक सीमा हो, समुद्री सीमा हो, एम्बेसी हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सभी किसकी जीडीपी में काउंट होंगे? यहां से जो भी पैसा आएगा वो किसकी जीडीपी में काउंट होगा? भारत की जीडीपी में। जैसे भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं एवं सेवाओं का, वो भारत की जीडीपी में। 200 नॉटिकल माइल्स तक जो हो रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। एम्बेसी, भारत की एम्बेसी अगर विभिन्न देशों में है, वहां से जो पैसा आ रहा है वह भी भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। यानी भारत की घरेलू सीमा अगर आप कहेंगे, तो उसके द्वारा जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादन का अंतिम मूल्य, ध्यान दीजिएगा, केवल उत्पादन नहीं, ये नहीं कि 18 केजी, 18 टन, वो नहीं, 18 टन का क्या मूल्य आया, इन सभी को जब जोड़ देंगे तो भारत की जीडीपी बन जाएगी। अब आते हैं पहले वाले जो डेफिनेशन है उस पर। क्या बोला था मैंने? मान लो एक साल का टाइम है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, एक साल में भारत की घरेलू सीमा के भीतर
जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उनका अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाएगा। सामान्य शब्दों में समझना है, इसको बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में भारत की घरेलू सीमा के भीतर, यानी भारत के, इस पूरे भारत के भीतर मान लो 1000 रुपया आया वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से। समुद्री सीमा में जो आया मान लेते हैं वहां से 500 आया, और एम्बेसी से मान लेते हैं कि 2000 आया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको सीरियस मत मानिए। तो ये तीनों जगहों से जो भी उत्पादन हुआ उस उत्पादन का मूल्य निकालेंगे हम, और वही मूल्य क्या बन जाएगी, वही मूल्य हो जाएगी जीडीपी, और ये एक साल का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वहां से जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, उस उत्पादन का हमने मूल्य निकाला। एम्बेसी से, भारत की एम्बेसी जो विभिन्न देशों में है, वहां पर जो पैसा आ रहा है भारत की एम्बेसी में विभिन्न देशों में, वो जोड़ देंगे, प्लस इस समुद्री सीमा 200 नॉटिकल माइल्स तक में जो हमको पैसा मिल रहा है वो भी जोड़ देंगे। जब तीनों जोड़ देंगे तो टोटल क्या निकल जाएगा, भारत की जीडीपी। अब पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। एक वित्तीय वर्ष में भारत की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य इन वन फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, घरेलू सीमा को ही राजनीतिक सीमा भी कहते हैं, विद इन द पॉलिटिकल और डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया द फाइनल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज जीडीपी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो भी होगा वो भारत की घरेलू सीमा के भीतर ही होगा। यहां पर हमने ये नहीं कहा कि वह उत्पादन भारत का नागरिक ही करेगा, ऐसा नहीं है। मान लो मैं एक व्यक्ति हूं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ये भी मान लो ए है, इसका नाम क्या है, मान लो राहुल, नाम से ही समझ रहे कहां का है, इंडिया का है। और मान लेते हैं बी है कोई भारत, ये कहां का है, इंडियन है। और एक जो है मान लो जॉन है, ठीक है, वो कहां का है, जॉन मान लेते हैं यूएसए का है। ये राहुल जो है वो मान लेते हैं कि हरियाणा में पेन कंपनी चलाता है। ये भारत जो है वो युगांडा में पैसा कमाता है, ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लिख दीजिए, मान लीजिए युगांडा नहीं समझ में आए तो ऑस्ट्रेलिया लिख दीजिए। और ये यूएसए में है, यूएसए का है, लेकिन ये दिल्ली में एक कंपनी चलाता है। तो अब आप सोचिएगा कि किसका वाला अमाउंट जो है वो जीडीपी में जुड़ेगा। तो जीडीपी में सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जीडीपी में हम नागरिकता को कंसिडर नहीं करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो इंडिया का है, वो इंडिया का है या वो यूएसए का है। जीडीपी में हम नागरिकता को कंसिडर नहीं करते। जीडीपी में हम ये कंसिडर करेंगे कि क्या उसका उत्पादन भारत की घरेलू सीमा के भीतर हो रहा है या नहीं। ठीक है, नागरिकता नहीं देखेंगे। तो हमको ये नहीं देखना है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहीं भी नागरिकता लिखवाई नहीं। क्या लिखवाई, एक फाइनेंशियल ईयर में घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम उत्पादन, यही तो लिखवाया था। तो इसमें नागरिकता तो लिखवाई नहीं। तो जीडीपी में हम नागरिकता नहीं देखते, हम क्या देखेंगे कि वो हो कहां रहा है। तो भारत की घरेलू सीमा है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो ये काउंट करेंगे। फिर आप कहेंगे कि ये भारत की घरेलू सीमा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया थोड़े ना है भारत की घरेलू सीमा। फिर आप कहेंगे दिल्ली घरेलू सीमा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो आप किसका किसका जोड़ेंगे, राहुल का और जॉन का, इन दोनों का जुड़ेगा, बाकी किसी का नहीं जुड़ेगा। यानी राहुल और जॉन का तो जुड़ जाएगा, लेकिन बाद बाकी किसी का नहीं जुड़ेगा, इनका नहीं जुड़ेगा। है वो इंडियन, लेकिन काम कहां कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके, तो नहीं जुड़ेगा, वो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में जुड़ेगा। समझ में आया बात। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट था। अब जो न्यूज है उसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो न्यूज में एनएसओ की बात है, ठीक है, क्योंकि एनएसओ ये जो है आंकड़ा देता है, अग्रिम अनुमान भी दिया है। अब यहां पर एक बात समझिएगा एनएसओ को लेकर कि देखिए एनएसओ पहले नहीं था। एनएसओ का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये पहले नहीं था। एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सीएसओ
सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मिला दिया गया सरकार के द्वारा और उसके बाद ये एनएसओ बन गया। पहले आपसे पूछा जाता था कि भाई जीडीपी का आंकड़ा किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप क्या बोलते थे, सीएसओ के द्वारा। पहले कोई पूछता था कि जीडीपी का आंकड़ा कौन दे रहा है, तो आप क्या बोलते थे, सीएसओ देता था। लेकिन अब क्या हुआ, एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मिलाकर एक संस्था बना दी गई। वो क्या है, वो है एनएसओ। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर एक संस्था बना दी गई जिसका नाम है एनएसओ। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑफिस कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय है। और ये क्या बन गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब आपने एनएसएसओ का नाम कहां सुना होगा, एम्प्लॉयमेंट का सर्वे वगैरह निकालता है, उसमें सुना होगा एनएसएसओ का नाम। तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह का आंकड़ा निकालता है, उससे संबंधित सर्वे को पेश करता है, उन दोनों को मिलाकर एनएसओ बना दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक, तो एनएसओ का कार्य, अब हम चूंकि एनएसओ बन गया है, तो एनएसओ जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और यह सांख्यिकीय मानकों, जो भी डेटा वगैरह होता है, उसको बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, तो जीडीपी का जो आंकड़ा वगैरह आता है वो एनएसओ ही देता है। ठीक है, एनएसओ का जो नेतृत्व है वो कौन करता है, सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। तो जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं, मतलब वो इसके हेड होते हैं। ठीक है, पहली बार एनएसओ की परिकल्पना रंगराजन आयोग के द्वारा की गई थी। तो यह सांख्यिकीय मानकों को लागू करने, बनाए रखने, ये जो आंकड़ा आप देखते हैं, तो इसके लिए पूरा स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना पड़ता होगा, तो इसको बनाए रखा जाता है, इसको प्रॉपर, इसको मेंटेन करना, इसको लागू करना, यह जो काम है केंद्र और राज्य की सांख्यिकीय गतिविधियों को समन्वय करके रखना, केंद्र कुछ अलग बोल रहा है, राज्य कुछ अलग बोल रहा है, ऐसा नहीं, इन सब को मेंटेन करके रखने का काम एनएसओ को जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एनएसओ जो है वो क्या दिया है, एनएसओ ने अभी आप देखिएगा तो लेटेस्ट अग्रिम जो है अनुमान बताया है जीडीपी की वृद्धि का। तो ये था आज का हमारा न्यूज। ठीक है, इसमें देखिए दो सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल मैं लिख रहा हूं, आईपीसी 377 का संबंध किससे, का संबंध किससे है, ए समलैंगिकता, समलैंगिकता, दूसरा पर्यावरण, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चौथा सुरक्षा। ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे, ए बी सी डी में इसका उत्तर आप देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक बार मिला लेते हैं, न्यूज दे लेते हैं। आपने देखा समलैंगिकता विवाह की वैधता में कि समलैंगिकता दूसरे देशों में भी परमिटेड है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी याचिकाएं थी उसको अपने पास बुला लिया। हमने समलैंगिकता से संबंधित जो आईपीसी 377 के प्रोविजंस को भी समझने का प्रयास किया कि उसको हटा दिया गया 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। कहा गया कि आर्टिकल 40 इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो उनको भी कानून के समक्ष जो है वो समता का अधिकार देता है। ठीक है, कुकी चिन शरणार्थी मुद्दा देखा आपने, बांग्लादेश से मिजोरम की तरफ आ रहे हैं, उनका जो संबंध है वो मिजो लोगों से है जिसके कारण वो आ रहे हैं। बांग्लादेश में आर्मी ने के साथ उनका संघर्ष हो रहा है जिसके कारण वो भागकर इधर आ रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून में संकट में सामान्य बातें देखी, किस प्रकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो प्रासंगिकता है वह दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। राजनीतिक दल जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वॉलंटरी सर्विस देते हैं, लेकिन कंपनियां जो है प्रॉफिट और एम्प्लॉयज को अपना पेमेंट करती है, जैसा राजनीतिक दलों में आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर देखा ग्राम रक्षा समिति, जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा समिति की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल इलाके हैं वहां पर अभी तक जो है सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो काफी कम मात्रा में है। और फिर फाइनली सकल घरेलू उत्पाद में हमने जीडीपी और सीएसओ, एनएसएसओ और फाइनली एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को विस्तार से समझने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे ढंग से इसका आंसर भी आप लिखेंगे और आपने मुझे माफ किया कि नहीं इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आज के इस सेशन को कैसा लगा आपको ये भी आप एक बार बताने का प्रयास करिएगा। चलिए, आंसर भी देना है और आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, चलिए।